नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्रह होता है। आज की इस वीडियो में 24 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट किए हैं, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो या फिर मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो, वो सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाकर प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेगा। निश्चित तौर पर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार के किस जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो इस प्रश्न की जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था, बिहार की राजधानी व बिहार का एक जिला पटना में ये भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। हमने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेट्रिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो राइट आंसर था इंडोनेशिया। ये सारे प्रश्नों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक दिया था। इस वीडियो में भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए और अगर आपको लगे कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। बहुत सारे छात्रों का शिकायत है कि सर बीपीएससी मेकर ऐप हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर बीपीएससी मेकर ऐप सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो जितने भी छात्र छात्राओं का ये शिकायत है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। दोबारा से प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर बीपीएससी मेकर सर्च कीजिए और वहाँ से दोबारा इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए कह रहा हूँ, ना कि अपडेट करने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको भी इस प्रकार की परेशानी झेलना पड़ रहा है, एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो एप्लीकेशन को दोबारा से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड था, वो पहले जो आपने जो एप्लीकेशन पर रजिस्टर करते समय रखा था, वही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन नंबर के साथ पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि हैं, वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि अभी एक ऑफ़र चल रही है, ऑफ़र की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स का भी पूरा पैकेज शामिल है, जो आप यहाँ पर डेली बेसिस पर चैनल पर देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की एएनएम गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखें तो। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, वे बिहार के शेखपुरा जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2022 और 2023 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश भर के 15-15 नर्सों को सम्मानित किया गया। और इसी के तहत आपको ध्यान रखना कि बिहार के एएनएम गायत्री कुमारी को 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो गायत्री कुमारी मुंगेर प्रमंडल या फिर मुंगेर डिवीजन की शेखपुरा जिले की रहने वाली है। हालांकि बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, आप सभी को पता है, कई बार हमने आपको जानकारी दिया है। मूल रूप से वे बिहार के शेखपुरा जिले की रहने वाली है और शेखपुरा जिला जो है, ये बिहार के 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है मुंगेर, इसी के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में। इसे यहाँ पर आप देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वही सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया है। दरअसल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। हमने कई बार आपको बताया कि जब भी आप वर्ष 1973 को देखते हैं, तो आपके माइंड में एक प्रश्न क्लिक करना चाहिए। वो प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की थी इंदिरा गांधी।
लेकिन अभी हाल ही में सितंबर 2023 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर। ये भी जानकारी आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया है। चूंकि यहाँ पर बात हुई टाइगर की, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार के सबसे बड़े जिले, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है। आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया है। अब यहाँ पे हमारा अगला 2 पॉइंट है, जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है मनसुख मांडविया। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री भी हैं। वे दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर बात हुई शेखपुरा की, तो आपको याद होगा शेखपुरा के बारे में कुछ समय पहले एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताया था। दरअसल अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की तरफ से चैंपियन ऑफ चेंज की जो डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, जो फरवरी 2023 को लेकर जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर हम देखें तो एजुकेशन कैटेगरी में बिहार का शेखपुरा जिला ओवरऑल पूरे भारत में जो आकांक्षी जिलों की सूची है उनमें प्रथम स्थान पर आया था। और इसी कैटेगरी में, यानी कि एजुकेशन कैटेगरी में ही बिहार का पूर्णिया जिला पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया था। हालांकि इसके बाद झारखंड का 3 जिला गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम इसमें शामिल था। तो कुल मिलाकर अगर टॉप 5 जिले की हम बात करें पूरे भारत में एजुकेशन कैटेगरी में, तो इसमें बिहार का 2 जिला प्रथम व द्वितीय स्थान पर था। पहले स्थान पर शेखपुरा और दूसरे स्थान पर पूर्णिया। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। हालांकि इस चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के बारे में विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया है। आपको याद होगा, अगर आप डेली बेसिस पर इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को G20 के तहत L20 अर्थात लेवल 20 अर्थात श्रम 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया। यहाँ पर आपसे तिथि पूछा गया, किस तिथि को इसका आयोजन किया गया था राजधानी पटना में। हालांकि इसकी थोड़ी जानकारी हमने पहले भी आपके साथ साझा किया है। तो G20 के तहत अभी हाल ही में राजधानी पटना में L20 अर्थात लेवल 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया 21 से 23 जून 2023 तक। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 21, 22 और 23 ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, यहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ। अब विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दे दूं कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्रम 20 अर्थात L20 या फिर लेवल 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, श्रम 20 का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में अभी हाल ही में 21 से 23 जून 2023 तक किया गया। ये आयोजन तिथि है, यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं एवं फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इसी विषय पर यह केंद्रित था, जहां पर इन सारे विषयों को ध्यान रखते हुए चर्चा की गई। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि G20 की जो अध्यक्षता है वर्तमान समय में भारत में है, और G20 की कई क्षेत्रीय बैठक विभिन्न विषयों पर भारत की अलग अलग जगहों पर हो रही है, और समय समय पर इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक हमने आपके साथ साझा किया है। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रम 20 की, जो कि G20 के अंतर्गत ही ये बैठक आयोजित हुआ राजधानी पटना में। चीज़ों को हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाए। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप बारीकी से अच्छी तरीके से सारे पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्लास पर अपनी एकाग्रता बनाए रखें, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। हालांकि यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है इस सम्मेलन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। तो ये श्रम 20 का जो उद्घाटन था, ये बिहार के वर्तमान व 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। हालांकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बारे में हमने कई दफ़ा आपको बताया है। तो 17 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बने, और उन्होंने 40वें राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लिया था। देखिए, किसी भी प्रश्न को एग्जाम में पूछे जाने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप सारे को ध्यान रखेंगे तो जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो 100% आप उस प्रश्न को हल करके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इसी पॉइंट को लें, यहाँ से कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के कौन से राज्यपाल बने, या फिर अभी हाल ही में 41वें राज्यपाल बिहार के कौन बने हैं, कब बने हैं, उन्होंने किनका स्थान दिया है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी या फिर संभावनाएं हैं। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
फिलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही है G20 की। तो G20 के बारे में कुछ अहम जानकारियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। देखिए G20 का जो रिसेंटली जो शिखर सम्मेलन था, जो 17वां शिखर सम्मेलन था, ये दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान अगले 1 साल के लिए सौंपी है। यानी कि G20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत के पास है और भारत अगले 1 वर्ष तक G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उसको लेकर आगे जाएगा। और G20 के इस 17वें सम्मेलन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका थीम क्या है। तो 2023 नहीं बल्कि 2022 में जो G20 का 17वां सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के चौथे संस्करण के संबंध में राज्य श्रेणी में दिए गए पुरस्कारों का कौन सा मिलान शब्द है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर चर्चा हो रही है प्रश्न में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में और इसके अंतर्गत कैटेगरी हमें दिया गया है राज्य श्रेणी या फिर स्टेट कैटेगरी। तो स्टेट कैटेगरी या फिर राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला, ये कथन या फिर ये मिलान हमारा सत्य है, क्योंकि हमें सत्य मिलान की ही पहचान करना है। और हमारा दूसरा है द्वितीय पुरस्कार उड़ीसा को मिला, तो ये भी सत्य है। जबकि तृतीय पुरस्कार की बात करें तो ये संयुक्त तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला। तो इसमें ए, बी और सी तीन विकल्प सही है। ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से दर्शाया गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का चौथा संस्करण प्रदान किया गया। कुल मिला के 41 पुरस्कारों की यहाँ पर कह सकते हैं वितरण किया गया। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था। और इसी के तहत अगर हम बात करें राज्य कैटेगरी में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो मिला यह मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, दूसरा पुरस्कार उड़ीसा को और तीसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया। ये स्टेट कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है। जबकि यहीं पर हम अगले पॉइंट में बात करें, सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया, दूसरा पुरस्कार नमक्कल जिला जो कि तमिलनाडु का एक जिला इसे दिया गया, जबकि तीसरा पुरस्कार तेलंगाना का आदिलाबाद जिला को दिया गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी को लेकर भी ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इन सब के अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट तथ्यों की जानकारी हमने आपको दिया था इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार के चौथे संस्करण से संबंधित, तो इसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार मिला ये बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को मिला। इसकी जानकारी हमने कल वाले वीडियो में आपके साथ साझा किया था और आपको ये भी जानकारी दिया था कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। दरअसल ये बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1962 यानी कि 1962 में। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार के चौथे संस्करण से संबंधित जो टॉप प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 21 जून 2023 को नवा विश्व योग दिवस मनाया गया। बताएं कि इस वर्ष इसका थीम या फिर विषय क्या रखा गया है। तो 2023 में नवे विश्व योग दिवस का जो निर्धारित थीम है यह है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकारने के बाद 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था। ये प्रस्ताव जो था विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखा था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया और पहली बार 2015 में पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया था। और 21 जून को आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 2023 में इसका निर्धारित थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि धरती एक परिवार है या फिर धरती ही परिवार है। हालांकि इसकी अतिरिक्त हम बात करें थीम 2022 की, तो 2022 का थीम था मानवता के लिए योग, अर्थात योगा फॉर ह्यूमैनिटी। जबकि 2021 की बात करें तो 2021 में इसका निर्धारित थीम था योगा फॉर वेलनेस और 2020 में इसका थीम था योगा एट होम। तो ये सारी बातें भी ध्यान रखिए, हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिले। हालांकि 2023 में आयोजित इस नवे विश्व योग दिवस से संबंधित जानकारी हमने एक प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत आपको दिया था 2 दिन पहले, आपको याद होगा। इस तरह से हमने चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इसका जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है थीम क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे वसुधैव कुटुंबकम यानी कि धरती ही परिवार है। 2023 का नवा योग दिवस का यह निर्धारित थीम है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न भी योग दिवस से ही संबंधित है। प्रश्न है कि 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में कितने देशों के हजारों नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
दरअसल यहाँ पर इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं निकल कर, कुल मिला के यहाँ पर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के 135 देशों के नागरिकों ने भाग लिया था और एक प्रकार से ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में 135 देशों के हजारों नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को सौंपा गया। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था विश्व योग दिवस मनाने को लेकर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के ये 6 प्रमुख अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। हालांकि ये जानकारी आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया है। और अभी हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आई थिंक 10 दिन पहले ही हमने आपको ये जानकारी दिया है, नोट कीजिएगा। डेनिस फ्रांसिस अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन जो मूल इसकी संस्था है, इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं और वे 1 जनवरी 2017 से इस पद पर बने हुए हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई थी कुछ समय पहले। और यहाँ पर जो हमने चर्चा किया संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये 6 अंगों के बारे में, तो स्थापना के वक्त यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उसी वक्त इन 6 अंगों की भी स्थापना की गई थी। वो सारी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसके अलावा चौथा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। आप सभी को मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। हालांकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। इसके आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी है। और वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक खोला गया है। तो उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक अभी हाल ही में दिल्ली में खोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकर दे दूं कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक हाल ही में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में खोला गया है। यहाँ पर त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर, सर्जरी, अल्सर और धीमी गति से ठीक होने वाले या फिर बड़े घाव के रोगी इस बैंक का लाभ उठाकर अपना इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक हाल ही में कहाँ खोला गया है। हालांकि वहीं पर हम बात करें भारत में वर्तमान में कितने स्किन बैंक कार्यरत है या फिर कितने स्किन बैंक है, तो ऐसे में इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में देश में अर्थात भारत में 16 स्किन बैंक है और इन 16 स्किन बैंक के तहत महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 4 और कर्नाटक में 3 तथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक स्किन बैंक वर्तमान स्वयं में कार्यरत है। और यहाँ पर जो प्रश्न में हमने आपको पूछा था या फिर ये जानकारी हमने आपको दिया, ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा खबरों में है, निश्चित तौर पर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा मध्य यूरोपीय देश समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला देश बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्टोनिया। अब यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं कि एस्टोनिया जून 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक राष्ट्र या फिर पहला बाल्टिक देश बना है। दरअसल हाल ही में एस्टोनिया की संसद ने समान लिंग विवाह यानी कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया या फिर पहला बाल्टिक देश या फिर पहला बाल्टिक राष्ट्र बना है। क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बाल्टिक राष्ट्र की, ये बाल्टिक राष्ट्र या फिर बाल्टिक देश या फिर बाल्टिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो यही जानकारी यहाँ पर हमने आसान शब्दों में आपके समक्ष रखा है कि बाल्टिक देश या फिर क्षेत्र वैसे क्षेत्रों या फिर देशों को कहा जाता है जिन्हें रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी। आई होप कि यहाँ पर आप ये क्लियर तरीके से समझ चुके हैं। तो भी हाल ही में ऐसा करने वाला ये मध्य यूरोपीय देश बना है, पहला मध्य यूरोपीय देश या फिर पहला बाल्टिक देश बना है एस्टोनिया, जहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध किया गया है।
ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है ऐसे देश जहाँ पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यताएं प्राप्त है। और वैसे देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और उरुग्वे। ये सारे वैसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज तक इस सीरीज के किसी भी वीडियो में 1000 लाइक का आंकड़ा नहीं पहुंचा है। हमने कई बार आपको बोला है कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 आयोजित किया है। देखिए, अभ्यास आग्नेयास्त्र अभी हाल ही में आयोजित हुआ है कहाँ पर, तो लद्दाख में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय सेना द्वारा आग्नेयास्त्र 1 नामक युद्धाभ्यास हाल ही में लद्दाख में आयोजित किया गया। हालांकि भारतीय सेना से संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही के दिनों में हमने आपको बताया है, बहुत सारी जानकारी आपको याद होगा। रिवीजन पर्पज से वो सारे पॉइंट आप पुनः देख लीजिए। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर है कि 22 से 25 मई 2023 तक भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 राजस्थान और पंजाब राज्यों की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया। ये 22 से 25 मई 2023 तक आयोजित हुआ था भारतीय सेना द्वारा, जिसका नाम है सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के गजराज कोर ने हाल ही में 16 मई 2023 को असम में मानस नदी पर बने हग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया था। और फिर इसके बाद अगला है, हाल ही में सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च 2023 तक जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया था। एक और है कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए 19 अप्रैल 2023 को तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय सेना से संबंधित हाल ही के दिनों में जितने भी प्रश्न बने हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी का समग्र विश्लेषण यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। आप लोग इसे कहीं एक जगह चाहे तो नोट जरूर कर लीजिएगा। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना द्वारा अब तक जितने भी ऑपरेशन को संचालित किए गए हैं या फिर भारत सरकार द्वारा अब तक जितने भी ऑपरेशन को संचालित किए गए हैं उसकी सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे ऑपरेशन है जहाँ से आपके एग्जाम में पहले भी प्रश्न बने हैं और आने वाले समय भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में जो ऑपरेशन संचालित हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी 18 मई 2023 को, और आपको हमने बताया था कि म्यांमार में एक चक्रवाती तूफान आया था, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई थी 18 मई 2023 को। इससे पहले ऑपरेशन कावेरी अप्रैल 2023 में, जो कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। हालांकि और भी कई सारे ऑपरेशन है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत। ये सभी कुछ ऐसे ऑपरेशन है भारतीय सेना का जहां से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देता हूँ, खास करके वैसे छात्र छात्राओं को जो बीपीएससी मेकर ऐप पर 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं। आपका जो 69 बीपीएससी एग्जाम है, जो आयोग की तरफ से जो इसकी संभावित तिथि दी गई है इस एग्जाम की, वो है 30 सितंबर 2023। यानी कि इस तिथि को आपका ये एग्जाम आयोजित होना है। और जो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को बीपीएससी मेकर ऐप पर ज्वाइन किया है, इसका 14वां पेपर जो आपको मिलेगा ये कल यानी कि 25 जून 2023 को शाम के 7 बजे आपके कोर्स में माय टेस्ट सेक्शन में उपलब्ध रहेगा। आप लोग से जरूर अटेंड कीजिएगा। हालांकि जितने भी छात्र का जो प्रीवियस पेपर है वो अगर छूट चुका है तो अब भी आप उसे अटेंड कर सकते हैं। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो सारा टेस्ट पेपर आपको मिलेगा। और दूसरी ओर आपका फायदा यहाँ पर यह है कि जो कोर्स है माय कोर्स सेक्शन में जाकर, जो बीपीएससी वाला कोर्स है वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी छात्र इस कोर्स को या फिर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग सभी टेस्ट को अटेंड कीजिए। यहाँ से निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। हालांकि दूसरी ओर वैसे छात्र जो इसे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी एक ऑफर चल रहा है, हालांकि ऑफर की जानकारी हम इस वीडियो के अंत में आपको देंगे, तो ऑफर का लाभ उठाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर घर बैठे रहकर अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर अब हम आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है। ये रिकॉर्ड बना है भारत के सूरत में।
गुजरात में एक शहर है सूरत, यहीं पर यह रिकॉर्ड बना है। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत। राज्य स्तर के दृष्टिकोण से देखें तो एक साथ यहाँ पर सर्वाधिक लोगों ने योग किया और जिसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ये रिकॉर्ड बना है यहाँ पर, कहाँ पर, सूरत में। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि योग की यहाँ पर चर्चा हुई तो योग दिवस के बारे में वो सारी जानकारी जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं ऑलरेडी हमने आपको बतला दिया। और जिस ऑफर की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे आपके साथ थोड़ी देर पहले, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में, यही वाले कोर्स को आप बीपीएससी मेकर ऐप पर परचेज करेंगे, जिसके तहत ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी आपको वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। ध्यान रखें, इस ऑफर का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप एप्लीकेशन पर इस वाले कोर्स को परचेज करते समय इस कूपन कोड या फिर इस प्रोमो कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में केड़ाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया। दरअसल इस पीपुल्स पार्क की बात करें तो केड़ाई गार्डन पीपुल्स पार्क 12,000 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल पार्क है। और इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है, इस पार्क को मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और वंचित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल स्थान प्रदान करना है। जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। दरअसल इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है, इसका एक उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। चूंकि यहाँ पर बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हालिया कुछ प्रश्न बने हैं जिसकी जानकारी हमने आपको दिया था कि हाल ही में गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें गीता प्रेस, जिससे पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में गीता प्रेस को चुना गया है, तो गीता प्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में और वर्ष 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गांधी शांति पुरस्कार की। 125वीं जयंती 1995 में बनाई गई थी महात्मा गांधी की, तो श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और आपको ध्यान रखना 2019 में यह पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूस बिन अल सैद को दिया गया, जबकि 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो ये जानकारी भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन बनी है। तो इस मामले में सबसे पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हुरून इंडिया की तरफ से या फिर रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी कि इस मामले में यह शीर्ष स्थान पर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 16 लाख से अधिक करोड़ का है। और वहीं पे दूसरे स्थान की बात करें तो इस लिस्ट में या फिर इस सूची में दूसरे स्थान पर टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्थान है, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 11 लाख करोड़ रुपये, 11.8 यानी कि 11 लाख करोड़ से अधिक है। एचडीएफसी बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो में भी 3 प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने या फिर किस राज्य में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि कौन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी या फिर डिप्टी गवर्नर बने हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में या फिर भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार स्वरूप दिया है। ये सारे प्रश्नों के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दिया है। समझिए कि ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तीनों प्रश्न के बारे में जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखना है। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और जो जानकारी हमने आपको ऑफर के बारे में दिया था, इस कोर्स को आप बीपीएससी मेकर ऐप पर जाके परचेज कीजिए।
परचेज करते समय वहाँ पर आपको कूपन कोड या फिर प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM299 का, जिसके बाद 799 रुपये वाला जो कोर्स है ये महज 299 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए आपको मिलेगा, जिसमें तमाम स्टडी मटेरियल आपके होंगे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सिलेबस आधारित नोट्स के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि का नोट्स होगा, बिहार जीके का एक स्पेशल PDF होगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज जो आप यहाँ पर वीडियो स्वरूप देखते हैं, जिसमें डेली, मंथली, ईयरली वो सभी नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, 40 टेस्ट आपके BPSC एग्जाम के लिए है और इसके अतिरिक्त 20 आपका सेक्शनल टेस्ट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। BPSC का प्रीवियस ईयर पेपर आदि इसमें इंक्लूडेड है। घर बैठे अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये ऑफर बार-बार नहीं आएगा, इस ऑफर पीरियड में आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। ये महज 1000 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है और आपको ध्यान रखना है कि 30 जून 2023 ये ऑफर की डेडलाइन है। इस ऑफर से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालाँकि कोई शिकायत हो या फिर कोई अर्जेंट जानकारी चाहिए तभी आप लोग कॉल करें। हालाँकि निष्पक्ष तौर पर वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो एप्लीकेशन पे दी गई है और वो अभी भी हमने आपको बताया है। तो डायरेक्टली आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।